दूसरी राह। मेरी कंपनी में 5 डेज़ वीक होने के कारण मुझे शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बड़ी बोरियत होती है। घर पर रहकर दिन कटता ही नहीं। आज भी ऐसा ही है कि मन बहुत उचाट हो रहा है। चाय कप में छान कर मैं बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठी हूँ। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। वैसे भी बेंगलोर का मौसम बहुत सुहाना रहता है। ऐसे बरसात के मौसम में दीपक पकौड़ियों की फरमाइश अक्सर ही कर देते थे। कितने अच्छे दिन थे वो। अब तो सब सपना सा लगता है। जब याद आते हैं वो बीते दिन तो अचानक आंखों में आंसू छलक जाते हैं। कितना अकेलापन है यहाँ अब। दोनों बच्चे दिल्ली में बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। इस कंपनी में जहाँ मैं कार्यरत हूँ, सीनियर पोजीशन पर हूँ। बच्चे तो कई बार बोल चुके हैं कि दिल्ली में ट्रांसफ़र कराने के लिए, पर मैं बेंगलोर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। वो बात अलग है कि हफ्ते 10 दिन के लिए बच्चों के पास चली जाती हूँ, परंतु इस शहर से जैसे मेरी आत्मा बसती है। दोनों बच्चे बराबर बात करते रहते हैं। दोनों बहुएं भी खासा ध्यान रखती हैं मेरा। कोरियर से मेरी पसंदीदा साड़ी व सूट अक्सर भिजवाती ही रहती है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में इतना करना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी बहुत ध्यान रखते हैं सब मेरा। शनिवार का दिन तो मैंने ऐसे ही घर पर बिता दिया। थोड़ी देर लैपटॉप पर कुछ सर्च किया, कुछ समय टीवी देखा, कुछ अपनी पसंदीदा गज़ल सुनी। रात में सोने से पहले एक मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते कब सो गई पता ही नहीं चला। आज रविवार के दिन क्या किया जाए। किसी मॉल में जाकर पीवीआर में कोई मूवी देखी जाए या कुछ शॉपिंग की जाए। थोड़ा मन तो बहले, वरना घर पर तो अवसाद से घिर जाती हूँ। मैं चाय पीते पीते में बालकनी में आ बैठी हूँ। पास पड़े न्यूज़पेपर को पलट रही थी कि कौन सी मूवी कहाँ लगी है। संडे मैगज़ीन के मैट्रिमोनियल वाले 4 पृष्ठ तो मैं पहले से ही अलग निकाल कर रख देती हूँ। पता नहीं क्यों आज उन्हें उलट पुलट रही थी। अन्य कॉलम में एक वैवाहिक विज्ञापन पर मेरी निगाहें ठहर गई थी। उम्र 55 वर्ष, विधुर जीवन संगनी चाहिए, इच्छुक इस नंबर पर संपर्क करें। पढ़कर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। इस उम्र में लोग शादी कैसे करते हैं। विदेशों में तो सब चलता है, पर अब भारत में भी पाश्चात्य संस्कृति का असर होने लगा है। जब हमारी युवा पीढ़ी उसका अनुसरण करने लगी है तो भला अधेड़ और बुजुर्ग क्यों पीछे रहे। पुराने समय में तो संयुक्त परिवार होते थे, लोगों को अकेलापन सताता ही नहीं था, पर एकल परिवार में यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पता नहीं क्यों मैंने उस इश्तिहार को अंडरलाइन कर दिया। मैं अनमनी सी अपने बेड पर आकर लेट गई। बार बार वो इश्तिहार मेरी आंखों के आगे नाचने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन तो कर रहा है वहाँ फ़ोन करके देखूं, पर लोग क्या कहेंगे। 50 की उम्र में कहीं पागल तो नहीं हो गई। बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। 10 वर्ष बीत गए दीपक को गुजरे, अभी भी उनकी याद मुझे रुला जाती है। फिर मैं ये क्या सोच रही हूँ। मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी, पर मन बड़ा बेचैन था। उस नंबर पर फ़ोन करने के लिए कांपते हाथों से झिझकते हुए मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया। पूरी घंटी चली गई पर फ़ोन नहीं उठा। अब तो मुझे और भी बुरा लगने लगा। छत पर एक टक देखते देखते मैं अतीत में डूबने लगी। दीपक और मैंने लव मैरिज की थी। हम दोनों एक ही कंपनी में कार्यरत थे। सुबह साथ निकलते ऑफिस के लिए और साथ वापस आते।
सीधे सरल स्वभाव वाले दीपक कभी मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहे। वो अपने काम तो स्वयं ही करते थे, बल्कि बच्चों को भी सारे काम खुद कराते थे। सुबह में सबका टिफ़िन बनाती तो वो बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ आते। शाम को ऑफिस से वापस लौटकर मैं चाय पीकर किचन में व्यस्त हो जाती तो वो बच्चों का होमवर्क करवाते। अक्सर हर परिवार में होने वाले पति पत्नी के झगड़ों की तरह हमारे बीच कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ। हमारा गृहस्थ जीवन दूसरों के लिए मिसाल था। जब कभी हमारे मित्र परिवारों में लड़ाई झगड़े हो जाते तो वो हम दोनों से सलाह लेने आते। ऐसे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग गई। दीपक को अचानक दिल में दर्द उठा। पसीने से लथपथ वहाँ बेहोश होकर गिर पड़े थे। 4 दिन अस्पताल में रहे वो। डॉक्टर के अथक प्रयास और मेरी अर्चना पूजा भी काम नहीं आई। दीपक हमें छोड़कर जा चुके थे, हमेशा के लिए। उनके जाने के बाद मैं तो महीनों सदमे में रही। दोनों बेटों ने ही संभाला मुझे। माँ के बहुत समझाने पर मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ था। माँ मेरे साथ ही रहने लगी। दोनों बच्चे दिल्ली आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के पश्चात दिल्ली में ही अच्छी जॉब करने लगे। वहीं उन लोगों ने अपनी पसंद से विवाह भी कर लिया। मेरी काफ़ी हद तक जिम्मेदारियां भी ख़त्म हो गई। अचानक फ़ोन की घंटी बजने से मेरी तन्द्रा भंग हुई और उसी नंबर से फ़ोन आ रहा था जो मैंने थोड़ी देर पहले मिलाया था। फ़ोन रिसीव करने से बहुत घबराहट हो रही थी, पर सहमते हुए मैंने फ़ोन उठा ही लिया था। बहुत मुश्किल से मैं हेलो बोल पाई थी। जी कौन? उधर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया था। जी मैं शालिनी बोल रही हूँ। आज के न्यूज़पेपर में वैवाहिक विज्ञापन के संदर्भ में बात करनी थी। हिम्मत जुटाकर मैं इतना ही बोल पाई थी। अच्छा हाँ, वो इश्तिहार मैंने दिया था। मैं सुदीप राव, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। दरअसल 7 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी रोड एक्सीडेंट में मुझे अकेला कर गई। दोनों बच्चे भी बाहर जा चुके हैं। घर पर सिर्फ मैं और मेरी माँ है। आजकल माँ अपने को बहुत अकेला महसूस करती है, तो मैंने सोचा कि इस उम्र में कोई मेरे साथ हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी माँ अब 80 साल की है, अक्सर बीमार हो जाती है। अकेले उनकी देखभाल करना मेरे बस में नहीं है। यदि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखती हो तो अपने बारे में कुछ बताइए। इतना कहकर वो मेरे बोलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर शांत रहने के बाद मैं बोली, जी कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। 10 वर्ष पूर्व मेरे पति नहीं रहे। दोनों बच्चे दिल्ली में जॉब करते हैं। पिछले वर्ष मेरी माँ भी चल बसी। अब मुझे अकेलापन सहा नहीं जाता। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इत्तेफाक से सुदीप का ऑफिस मेरे ऑफिस के पास ही था। सोमवार को लंच साथ करने की बात कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बात करके मुझे थोड़ी राहत मिली। किससे कहूँ, किसको बताऊँ ये सब? किसी मित्र की सलाह लूँ? इस विषय में ये समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मैं इस ऊहापोह से निकल पाई जब मैंने ये निर्णय लिया कि अभी किसी को कुछ नहीं बताते हैं, बात आगे बढ़ने पर देखा जाएगा। अभी एक उलझन से निकली तो दूसरी में उलझ गई कि क्या पहनकर सुदीप से मिलने जाऊं। जीन्स टॉप पहनूं कि सलवार सूट या साड़ी? ऑफिस तो मैं ज़्यादातर सलवार सूट पहनकर ही जाती हूँ। सुबह सुबह की आपाधापी में साड़ी पहनना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए सूट आरामदायक भी है और पहनना आसान भी है। परंतु मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। साड़ी में मैं बहुत निखर जाती हूँ। अभी पूरा एक दिन का समय है सुदीप से मिलने के लिए। कुछ उत्सुकता
और कुछ घबराहट की मिली-जुली प्रतिक्रिया हो रही है। बच्चों का फ़ोन आएगा अभी, पर बात करने का मन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चोरी कर रही हूँ। सामने टंगी दीपक की तस्वीर से भी आँख मिलाने की हिम्मत नहीं है। मन में आ रहा है कि सुदीप से मिलने से इनकार कर दूँ, पर मैं अपना अकेलापन किससे बांटूँ? परंतु ये विकल्प तो मैंने कभी नहीं सोचा था, पर जो वैवाहिक विज्ञापन मेरे दिलो-दिमाग पर हावी होता चला गया और एक क्षण में मैंने निर्णय ले बैठी। बच्चों से तो तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर आज मैंने उन लोगों से बात नहीं की, पर सहेलियों से क्या कहा जाए? यदि उन लोगों को पता चल जाए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सारी की सारी भागी चली आएंगी। वो तो गनीमत रही कि किसी का फ़ोन नहीं आया। आज सुदीप से मिलना है, होटल मेरियट में। आज मैंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, गले में छोटा सा डायमंड का नेकलेस और उसी के साथ के इयररिंग्स। हल्का मेकअप करके मैं ऑफिस पहुंची तो सभी मुझे देखने लगे। किसी ने पूछा, किसी पार्टी में जाना है क्या? कोई बोला, किसी से मिलना है आज? मैं मुस्कुराकर सभी को टालती रही, पर अपनी सेक्रेटरी को बताना पड़ा कि कुछ देर के लिए बाहर जाना है। ठीक 1 बजे मैं होटल के डाइनिंग हॉल में 3 नंबर टेबल पर आ गई। 3 नंबर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे यहाँ तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली कहावत बड़ी मशहूर है, पर हो सकता है सुदीप को ये नंबर सूट करता हो। अभी सुदीप नहीं पहुँचे हैं, आते ही होंगे। भीतर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुझे सुदीप जान पड़ता था। एक मोटा सा व्यक्ति मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मेरी तो जान ही सूख गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो दूसरी टेबल पर मुड़ गया। 4-5 लोग और भी भीतर आ चुके थे, पर मेरे सामने वाली कुर्सी अभी भी खाली है। इसी बीच सुदीप का मैसेज आया कि वो गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। सामने से आता एक व्यक्ति बड़ा ही हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक दिख रहा था। लंबा कद, व्यायाम से तराशा शरीर, सांवला रंग, फ्रेंच कट दाढ़ी और उस पर करीने से बंधी पोलोटेल, वो सुदीप ही थे। उनके आकर्षण व्यक्तित्व के आगे तो मैं 19 ही थी। मुझे अपने बढ़े हुए वजन से बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मुझसे हाथ मिलाकर वो सामने वाली बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। हम लोगों के बीच औपचारिकताएं बातचीत ही हुई। लगभग 1 घंटा हम साथ रहे, फिर वापस अपने ऑफिस चले गए। शाम को मैं समय से घर भी पहुंच गई थी। पता नहीं सुदीप को मुझसे मिलकर अच्छा लगा भी या नहीं। उनकी प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक थी मैं। वैसे मेरी बातों में दिलचस्पी तो ले रहे थे, तो मैं उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हूँ। पता नहीं वो फ़ोन करेंगे भी या नहीं। शिष्टाचार तो यही है कि उनको कम से कम बताना तो चाहिए। आज शाम को मैंने चाय भी नहीं बनाई, ना ही कपड़े चेंज किए। पर्स अलमारी में रख कर, नाइट लैम्प जलाकर मैं अपने बेड पर लेट गई। कुछ अनमनी सी सोच में डूबी थी। उसी बीच सुदीप का फ़ोन आया। माँ ने कल रात खाने पर बुलाया है। बड़ी राहत मिली ये सुनकर। इसका मतलब सुदीप को मैं पसंद आई थी, पर बच्चों को कैसे बताया जाए? किसी बाहरी व्यक्ति दखल मेरी ज़िंदगी में उन्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं? अपने अकेलेपन की बात तो उनके सामने रखनी ही है। दूसरे दिन मंगलवार को मैं सुदीप के घर जा पहुंची। सादगीपूर्ण ढंग से सजा डाइनिंग रूम हल्की रोशनी में बहुत शांति प्रदान कर रहा था। मुझे वहीं बैठकर सुदीप अपनी माँ को लाने भीतर चले गए। माँ के कमरे में प्रवेश करते ही मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उन्हीं के बगल में बैठ गई। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें सुदीप से मिलकर अच्छा लगा क्या?
जी हाँ, छोटा सा उत्तर देकर मैंने उनके हाथ थाम लिए थे। उनका स्पर्श मुझे अपनी माँ जैसा महसूस हुआ। मैं अपने आप को रोक ना पाई। मेरी आँखों से अविरल धारा बहने लगी। माँ ने मुझे अपनी आगोश में भर लिया। सुदीप ने कल मुझे तुम्हारे विषय में बताया था। तुम्हारी सादगी से बहुत खुश है। सब कुछ सही रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम हमारे साथ रहो। सुदीप बहुत अकेला है, मैंने कई बार इसे बोला, पर मेरी सुनता ही नहीं था। वो तो बच्चों ने कुछ समझाया, तब कहीं जाकर ये दिन देखने को मिला है। फिर कुछ सोच कर बोली, अच्छा बताओ तो तुम्हें क्या क्या पसंद है? सुदीप को तो पढ़ना, संगीत सुनना, स्विमिंग और लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे भी ये सब बहुत पसंद है। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। क्या इत्तेफाक है, मेरी और सुदीप की भी पसंद कितनी मिलती है। मैंने मन ही मन सोचा, चलो इस घर का माहौल मेरे मन मुताबिक है। सुदीप का साथ मुझे अच्छा लगने लगा था। कुछ और मुलाकातों के बाद हम लोगों ने बच्चे को बताने का फ़ैसला किया। सुदीप के बच्चे भी दिल्ली में सेटल हैं। हम दोनों साथ साथ दिल्ली जा रहे हैं। सुदीप के साथ ये पहला सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। हम दोनों के बच्चे हमें लेने एयरपोर्ट आ गए थे। हम दोनों ने परिचय कराया बच्चों से एक दूसरे का। सुदीप अपने बच्चों को मेरे बारे में बता चुके थे, तो वो लोग बेहद खुश नज़र आ रहे थे, परंतु मेरे बेटे कुछ असमझ की स्थिति में थे। एयरपोर्ट से घर तक के रास्ते में हम लोगों में कोई बात नहीं हुई। आज बड़ा बेटा और बहू छोटे बेटे के घर रुकेंगे और साथ में फ्रेश होकर अपने कमरे में आई ही थी कि दोनों बच्चे भी आ गए और एक साथ बोले, आप मिस्टर सुदीप राव को कब से जानती है? मैंने बिना भूमिका बांधे अपना पक्ष बच्चों के समक्ष रख दिया। कुछ देर खामोशी सी छा रही कमरे में। बच्चे ड्राइंग रूम में चले गए। अपनी बात बच्चों पर जाहिर करके मैं बिल्कुल शांत थी। कुछ समय पश्चात दोनों बेटे और दोनों बहुएं मेरे अगल बगल आकर बैठ गए। मुझे बच्चों का निर्णय जानना था। हल्की सी मुस्कान के साथ सब ने मेरा फैसला स्वीकार किया। मैंने बारी बारी से सबको गले लगाया और कहा, मुझे तुम लोग माफ़ कर देना। मैं दीपक की याद के सहारे अपना अकेलापन दूर नहीं कर सकती हूँ। अब जब तक तुम लोगों के नानी थी तब तक कुछ पता नहीं चला, परंतु उनके ना रहने पर बहुत अकेली हो गई हूँ। छोटे बड़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब अपने काम में इतना व्यस्त थे कि आपके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। हम सब ने साथ मिलकर में खाना खाया और खुशी खुशी सोने चले गए। मेरे मन का सारा बोझ अब उतर चुका था। मैं अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मंदिर में सादे से समारोह में मैं और सुदीप विवाह के बंधन में बंध गए। 4 वर्ष बीत चुके हैं मुझे सुदीप को साथ रहते। ज़िंदगी अच्छी चल पड़ी है। माँ जी भी अब ज़्यादा बीमार नहीं रहती। हम लोगों के साथ ताश खेलती है, कभी कैरम, कभी कभी मंदिर जाती हैं, कभी रेस्टोरेंट। बहुत खुश नज़र आती है। कभी कभी मेरे और सुदीप के बच्चे साथ मिलकर हम लोगों के साथ किसी रिजॉर्ट में छुट्टी मनाते हैं। जीवन का अकेलापन और अवसाद मेरी ज़िंदगी से कोसों दूर है अब। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।